अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफेंडर रिहेबिलिटेशन पे, कि ऑफेंडर रिहेबिलिटेशन क्या होती है। तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिहेबिलिटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रिहेबिलिटेशन क्या है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जो कि रेफ़र करता है जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने कोई क्राइम कमिट किया होता है। ठीक है, यानी कि ऑफेंडर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ऑफेंडर्स के बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में चेंज लाने का जो प्रोसेस होता है उसको रिहेबिलिटेशन कहते हैं। ठीक है, उनके अंदर आप एक ऐसी स्किल्स जो है वो डेवलप करते हो ताकि वो सोसाइटी में एक लॉ अबाइडिंग मेंबर बनकर रह सके। ठीक, इसमें रिहेबिलिटेशन में आपका जो सेंट्रल आइडिया होता है या कोर आइडिया आप कह लें, वो सिर्फ पनिशमेंट से रिलेटेड नहीं होता। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को सज़ा दोगे तो ही वो सुधरेगा। रिहेबिलिटेशन में रिफॉर्म भी शामिल होता है, उसमें रीइंटेग्रेशन भी शामिल होती है। ठीक है, तो ये होती है ऑफेंडर रिहेबिलिटेशन। अब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली किस चीज़ से डील करता है, मतलब क्या है ऑफेंडर रिहेबिलिटेशन का। ऑफेंडर रिहेबिलिटेशन, जैसा कि अभी मैंने बताया, कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो, आप हेल्प करते हो उन इंडिविजुअल्स को। यहाँ पे कौन से इंडिविजुअल्स की बात हो रही है? ऑफेंडर्स की, क्रिमिनल्स की, जिन्होंने कोई क्राइम कमिट किया होता है। आप क्या करते हो, उनको हेल्प करते हो कि वो अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में चेंज लेके आ सकें। ठीक है, और अपने अंदर कोई स्किल्स डेवलप कर सकें ताकि जब वो रिहा होते हैं तो वो सोसाइटी में एक लॉ अबाइडिंग मेंबर बनकर रह सकें। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना रिहेबिलिटेशन का, ये बेस करता है बिलीफ पे। ठीक है, और बिलीफ क्या है? बिलीफ ये होता है कि भाई कोई भी अगर शख्स जुर्म कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, कोई ना कोई फैक्टर इन्वॉल्व होता है। अब वो फैक्टर कोई सा भी हो सकता है, वो सोशल भी हो सकता है, वो इन्वायरमेंटल हो सकता है, किसी का कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकते हैं, लेक ऑफ एजुकेशन, लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ठीक है, कोई बंदा एडिक्टेड है। ठीक है, या कोई इमोशनल इनस्टेबिलिटी है। कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से किसी भी शख्स ने जुर्म किया। ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से उसे ये स्टेप लेना पड़ा। तो रिहेबिलिटेशन में आप उन वजह को डिस्कस करते हो, उन वजहों को ढूंढते हो और उस वजह को ख़त्म करते हो, ना कि उस ऑफेंडर को। तो जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक बिलीफ है जिसके ऊपर रिहेबिलिटेशन बेस करती है, वो क्या है? वो ये है कि भाई आपने जुर्म को ख़त्म करना है, मुजरिम को ख़त्म नहीं करना। ठीक है, ये इसका एक बेसिक बिलीफ है। अब इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं कि भाई आप रिहेबिलिटेशन क्यों करते हैं, ऐसी क्या ख़ास वजह है कि जिसकी वजह से रिहेबिलिटेशन करना पड़ती है। अब हम ऑफेंडर्स की रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। तो वो मकसद हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे कि वो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला जो आपका मकसद होता है ऑफेंडर की रिहेबिलिटेशन करवाने में, वो होता है कि आप रेसिडिविज़म को रिड्यूस करो। रेसिडिविज़म क्या होती है? रेसिडिविज़म मतलब ये कि किसी भी क्राइम का बार बार रिपीट होना, रिपीटेशन ऑफ क्राइम, यानी कि कोई ऑफेंडर बार बार वो जुर्म करे। तो री ऑफेंडिंग जो होती है उसको हम रेसिडिविज्म कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, आप इंश्योर करते हो कि कोई भी ऑफेंडर जब वो वापस सोसाइटी में जाता है तो वो दोबारा से वो जुर्म ना करे, वो रिपीट ना करे उस पैटर्न को। तो इसका रेट कम करने के लिए, क्राइम रेट कम करने के लिए आप रिहेबिलिटेशन करते हो। ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद आपका जो दूसरा मकसद होता है वो होता है कि आप उनके बिहेवियर्स में मॉडिफिकेशन लेकर आओ, यानी कि उनकी जो चेंजेस लेकर आओ, उनके पैटर्न में, उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में। आप उस पर्सन को हेल्प करते हो कि वो पॉजिटिवली सोचे। ठीक है, जो भी उसके इम्पल्सेस हैं वो उनको मैनेज नहीं कर पाता सही तरीके से, वो उनको मैनेज करना सीखे। ठीक है, आप उसको सोशल वैल्यूज़ सिखाते हो, इथिकल मॉरल वैल्यूज़ सिखाते हो।
ठीक, उसकी सोचों का जाविया चेंज करवाते हो कि भाई थिंक डिफरेंटली। ज़रूरी नहीं है कि आप इलीगल मीन्स के ज़रिए स्टेबल हो सोसाइटी में, आप लाफुल तरीके से भी स्टेबल हो सकते हो। आप सोचो के जाविये चेंज करते हो, तो एक ये मकसद भी होता है। इसके बाद आपका एक और मकसद जो होता है वो होता है स्किल डेवलपमेंट। आप उनके अंदर ऐसे हुनर पैदा करते हो, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, रीऑफेंडिंग ना हो, ठीक है, और एक लीगल तरीके से स्टेबल हो सोसाइटी में और इनकम उनकी जनरेट हो। यानी कि आप उनको हुनर सिखाते हो, आप उनको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाते हो ताकि वो सोसाइटी में प्रैक्टिकली वर्क कर सकें। शायद इल्म की कमी की वजह से उन्होंने ये जुर्म किया हो, उनको पता ही ना हो कि सोसाइटी में और भी रेमेडीज़ मौजूद हैं, और भी तरीक़ेकार मौजूद हैं जिनके ज़रिए वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है, उनको मालूम ही ना हो ये बात। तो आप इसलिए उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हो, आप उनको स्किल सिखाते हो कि अगर आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, आपके पास अगर डिग्री नहीं है, तो आपके पास हुनर तो है, आप उस हुनर का इस्तेमाल करके भी अर्न कर सकते हो। ये चीज़ आप उनको सिखाते हो। इसके अलावा आपका जो दूसरा मकसद होता है वो होता है सोशल रीइंटेग्रेशन। सोशल रीइंटेग्रेशन क्या होती है? इसमें आप क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो ऑफेंडर्स को, इन तमाम इंडिविजुअल्स को, कि जब वो अपनी फैमिली में या सोसाइटी में वापस जाते हैं, ठीक है, तो वो बिना किसी स्टिग्मा के जाएं। उनकी सोच ये नहीं हो कि भाई जब हम रिहा होके वापस जाएंगे तो हमें दोबारा से ऑफेंस करना है या उस शख्स को हमें ख़त्म करना है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इस स्टेज पे पहुँचे। उनकी सोचें, उनकी जो पर्पज़ है उसको आप पॉजिटिव करते हो, ठीक है, उनकी सोचों में सुधार लेकर आते हो ताकि वो पॉजिटिवली थिंक कर सकें, पॉजिटिव पर्पस के साथ रिटर्न करें। यह आपका एक मकसद होता है। इसके अलावा जो आपका एक और मकसद होता है वो आप क्या करते हो, इम्प्रूव लेकर आते हो उनकी मेंटल, इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ में। यानी किसी न किसी वजह से अगर कोई शख्स एडिक्टेड है, ठीक है, तो आप उसको ट्रीट करते हो। कोई मेंटल ट्रॉमा था, कोई बीमारी थी, कोई साइकोपैथ था, कोई डिप्रेशन का शिकार था, किसी ने अग्रेशन में आके कोई जुर्म कर दिया, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे, तो ये फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं ना। तो आप इन सारी चीज़ों को ट्रीट करते हो, इम्प्रूव लेकर आते हो उसकी हेल्थ में, आप काउंसलिंग करते हो उसकी। तो रिहेबिलिटेशन के अंदर ये भी काउंट होता है। इसके अलावा जो आपका एक और सबसे बड़ा मकसद जो होता है वो होता है पब्लिक सेफ्टी का, कि आप इंडिविजुअल के अंदर रिफॉर्म लेकर आते हो ताकि वो जब रिहा होकर या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से फ्री होकर जब वो सोसाइटी में रिटर्न करते हैं तो वो किसी के लिए थ्रेट ना बने, सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी सेफ रहे। पब्लिक सेफ्टी के लिए भी आप उनकी रिहेबिलिटेशन करते हो। तो ये कुछ मकसद हैं, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑफेंडर रिहेबिलिटेशन के। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी इम्पोर्टेंस पे, कि अगर आप रिहेबिलिटेशन नहीं भी करेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्यों ज़रूरी है रिहेबिलिटेशन करना। आप सीधा सा सज़ा भी तो दे सकते हैं, तो क्या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? तो हम इम्पोर्टेंस के ज़रिए समझेंगे कि रिहेबिलिटेशन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले जो इसकी एक अहमियत है वो हमें बताती है कि क्राइम रेट्स कम होते हैं। क्राइम रेट्स में कमी लाने के लिए आप ऑफेंडर की रिहेबिलिटेशन करते हो, ठीक है, आप उसकी सोचों के जाविये ही बदल दोगे तो वो फ्यूचर में दोबारा क्राइम कमिट नहीं करता, दोबारा वो ऐसा कोई काम ना करे। इसलिए आप रिफॉर्म लेकर आते हो, उसके अंदर चेंजेस लेकर आते हो। तो जब एक शख्स सुधर चुका होगा तो ऑटोमेटिकली जो क्राइम रेट्स हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं उनको बचाने के लिए भी आप रिहेबिलिटेशन करते हो। वो कैसे, कि जितनी ज़्यादा प्रिजन सिस्टम में जो ओवर क्राउडिंग होती है वो कम होगी, उतनी ज़्यादा आपकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज बचेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आप जेल में भरते जाओगे तो उनके रहने, ओढ़ने, पहनने, खाने पीने, हर चीज़ के ऊपर खर्चा आता है। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज बचाने के लिए कि जितने कम से कम लोग जेल में मौजूद होंगे उतने
कम अखराजात होंगे, इसलिए भी आप रिहेबिलिटेशन करवाते हो, ताकि हमारी गवर्नमेंट पे कम से कम बोझ आए, हमें कम से कम टैक्स देना पड़े। इसके अलावा सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए भी आप रिहेबिलिटेशन करते हो, कि आप किसी पर्सन को जब रिहेबिलिटेट करोगे तो वो पॉजिटिवली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा। जब वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बन जाएगा तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर होगा सोसाइटी के लिए। तो सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए भी आप रिहेबिलिटेशन करते हो। इसके अलावा आप विक्टिम्स को और पब्लिक सेफ्टी को इन्हेंस करने के लिए भी रिहेबिलिटेशन करते हो, कि जब एक ऑफेंडर, उसके जहन से नेगेटिव सोचें ख़त्म हो जाएंगी, तो जब वो दोबारा सोसाइटी में जाएगा तो रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाता है, कि विक्टिमाइजेशन दोबारा नहीं होगी, जो विक्टिम था वो प्रोटेक्टेड रहेगा और दूसरे जितने लोग हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे उस पर्सन से। विक्टिमाइजेशन के चांसेस यहाँ पर कम होंगे, कम से कम लोग विक्टिम बनेंगे। तो इस चीज़ को इन्हेंस करने के लिए भी आप क्या करते हो, रिहेबिलिटेशन करते हो। इसके अलावा इथिकल और ह्यूमैनिटेरियन वजह भी होती हैं। अब इथिकल और ह्यूमैनिटेरियन क्या चीज़ होती है? लाइक आप किसी को अगर सज़ा दे रहे हो, जो भी मुजरिम है तो वो भी एक इंसान है, ठीक है, उसको भी इंसान समझा जाए। तो जो रिहेबिलिटेशन होती है वो ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट करती है, कि चाहे कोई भी जुर्म उसने किया हो, लेकिन इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, उसको एक मौका दिया जाए, सेकंड चांस प्रोवाइड किया जाए कि वो सुधर सके। तो एथिकल और ह्यूमैनिटेरियन बेस के ऊपर भी आप उसको पर्सनली चेंज लाने का मौका देते हो, ठीक है। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन के ज़रिए हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो स्ट्रेंथन होता है, वो मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ सज़ा नहीं होती, इसमें रिफॉर्म भी शामिल होता है, इसमें प्रिवेंशन भी होती है, ठीक है। तो सिर्फ सज़ा के ऊपर बेस नहीं करता, रिटेलिएशन के ऊपर बेस नहीं करता हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। रिहेबिलिटेशन करेंगे तो इसमें रिफॉर्म भी आएगा, इसमें प्रिवेंशंस भी होंगी। लाइक जहाँ पे सज़ा की ज़रूरत है वहाँ सज़ा दे दी, जहाँ रिफॉर्म की ज़रूरत है वहाँ रिफॉर्म लेकर आ गए, जहाँ प्रिवेंशन की ज़रूरत है वहाँ प्रिवेंशन यूज़ कर लिए मेथड्स उसके। तो एक बैलेंस हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो सके, इसलिए भी ऑफेंडर की रिहेबिलिटेशन ज़रूरी होती है। यह सारी ऑफेंडर रिहेबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसकी इम्पोर्टेंस आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।